एक बच्चा जिसका नाम बर्नार्ड गैरेट है, टेक्सास के एक छोटे से शहर के मुख्य बैंक के पास एक जूता पॉलिश लड़का के रूप में काम करता है। यह 1929 है। अमेरिका में नस्लीय भेदभाव का चरम समय है। वह युवक जानबूझकर अपना काम धीरे धीरे करता है ताकि वह बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों की बातचीत सुन सके। काम खत्म करने के बाद वह अपनी नोटबुक में सब कुछ लिख लेता है जो उसने सीखा है। अगले दिन जब वह खिड़की के पास बैंकर्स की बातचीत सुनता है और यह पता चलता है कि वे गिरवी रखी गई संपत्ति का मूल्य कैसे निर्धारित करते हैं, तो उसे बैंक के एक ग्राहक के शॉफर द्वारा देखा जाता है और लड़के को डांटे हुए भगा देता है, यह धमकी देते हुए कि वह इसके बारे में उसके पिता को बता देगा। आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। शाम को उसके पिता अपने बेटे की नोटबुक की जांच करके यह समझ जाते हैं कि उसका बच्चा असाधारण बुद्धिमत्ता से संपन्न है, लेकिन स्वीकार करते हैं कि धनवान बनना मुश्किल होगा क्योंकि गोरे लोग इसे सहन नहीं करेंगे। 15 साल बाद पर्याप्त धन इकट्ठा करने के बाद बर्नार्ड अपनी पत्नी और बेटे के साथ रूढ़िवादी राज्य टेक्सास से अधिक लोकतांत्रिक कैलिफोर्निया में स्थानांतरित हो जाता है। लॉस एंजल्स में वे अपनी पत्नी के चाचा के पास एक छोटे से कमरे में मामूली शुल्क देकर रहते हैं। चाचा सुझाव देते हैं कि बर्नार्ड कारखाने में नौकरी करे, लेकिन लड़का लॉस एंजल्स में रियल एस्टेट में प्रवेश करने के लिए गंभीर है, जो चाचा को हंसाता है। जब बर्नार्ड अपने बेटे को सुलाने गया तो चाचा अपनी भतीजी को सबक सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह गर्व से अपने पति का साथ देती है। बर्नार्ड फिर अपनी पत्नी से वादा करता है कि वह उसे और उनके बेटे को जल्द से जल्द उस गोदाम से बाहर निकालेगा। अगले दिन बर्नार्ड अपने चचेरे भाई को काम पर ले जाता है। बर्नार्ड बाजार के सभी प्रस्तावों का अध्ययन करता है और कीमत कम करने की कोशिश करता है। उसे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग मिलती है, लेकिन दुर्भाग्य से इमारत को नवीनीकरण की जरूरत है और उसके पास सिर्फ इमारत के लिए ही पैसे होते हैं। उसकी पत्नी को आश्चर्य होता है कि उसका पति एक सफेद पड़ोस को क्यों चुन रहा है, लेकिन बर्नार्ड को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। उसे एहसास होता है कि काले इलाकों में भीड़ भाड़ हो गई है और वे बस फटने की कगार पर हैं, इसलिए उन्हें वैसे भी विस्तार करना पड़ेगा। फिर उसकी पत्नी कहती है कि वह एक निवेशक ढूंढ सकती है। वो उसे जैज क्लब प्लांटेशन में ले जाती है, जो उसके एक पुराने परिचित का है, एक अश्वेत बॉय जिसका नाम जॉर्ज है। बातचीत के दौरान जो दिखावा करता है और बर्नार्ड का मजाक बनाता है, यह आदमी को गुस्सा दिलाता है और वह जो कि कंपनी छोड़कर जल्दी निकल जाता है। बर्नार्ड अपनी पत्नी को बताता है कि ऐसे आदमी से किसी भी तरह का लेना देना नहीं रखना चाहिए और पैसे उधार तो बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। वह कहती है कि वह सिर्फ निक फ्यूरी जैसा दिखता है, लेकिन वह एक अच्छा और भरोसेमंद आदमी है। इसके अलावा वह शहर के मेयर का दोस्त है। क्या तुम उससे मिलना चाहते हो क्योंकि वह जो का दोस्त है? बर्नार्ड के पास यह विकल्प नहीं होता सिवाय इसके कि वह इमारत के मालिक के पास जाकर कीमत कम करने की कोशिश करे। मालिक एक बहुत ही चतुर व्यवसायी है, उसकी एक विशेष आयरिश लहजा है। वह इमारत के लिए $40,000 चाहते हैं। बर्नार्ड की कोशिशें कीमत $30,000 करने की असफल रहती हैं। फिर वह भुगतान 2 किस्तों में बांटने के लिए कहते हैं। शुरुआत में $30,000 का भुगतान कर दिया जाए और बाकी $30,000 शहर को मिलेंगे और बाकी के $10,000 जब इमारत पूरी तरह से किराए पर ले ली जाएगी। कोई उस बाजार का पीछा नहीं कर रहा है, लेकिन मैं कर सकता हूं। बर्नार्ड का दबाव, बुद्धिमत्ता और गणितीय प्रतिभा आयरिश व्यक्ति को प्रभावित करती है, लेकिन वह जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है और बर्नार्ड को मना कर देता है। जाने से पहले बर्नार्ड कैलेंडर पर बैंक का नाम और उस व्यक्ति के निजी प्रबंधक का नाम झांकता है। उसी दोपहर बर्नार्ड उसी बैंक में जाता है और प्रबंधक से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सचिव आदमी के चेहरे पर स्पष्ट रूप से झूठ बोलती है, मानो किसी प्रकार का विनम्र बहाना बनाकर गहरे रंग के व्यक्ति से छुटकारा पाना चाह रही हो। फिर बर्नार्ड को कई घंटों तक बाहर सड़क पर प्रबंधक का इंतजार करना पड़ता है। कामकाजी दिन के बाद बर्नार्ड बैंक के बाहर प्रबंधक से बात करता है और एक आर्ण प्राप्त करने की कोशिश करता है। वो प्रबंधक को पूरे सौदे के बारे में बताता है। शाम को बर्नार्ड हार मानने के लिए तैयार होता है, लेकिन आयरिश व्यक्ति उससे फोन करता है और कुछ शिकायतों के साथ बातचीत शुरू करता है। हालांकि वह बर्नार्ड को अच्छी खबर देता है। मैनेजर उसे लोन देने को तैयार है क्योंकि आयरिश व्यक्ति उसकी गारंटी लेने के लिए तैयार है। वह बर्नार्ड की मेहनत से प्रभावित है और महसूस करता है कि ऐसा दृढ़ निश्चयी व्यक्ति वास्तव में व्यापार में सफल हो सकता है। सौदा तय हो जाने के बाद बर्नार्ड की पत्नी उसे उसी जो मॉरिस जैज क्लब में ले जाती है ताकि वे छोटी सी जीत का जश्न मना सकें। क्लब में जो बर्नार्ड के पास आता है और अपनी शैली में बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है, एक तरह के मामूली मुद्दे से मानता है कि उसे अच्छा लगता है जब काले लोग सफल होते हैं और वह बर्नार्ड में एक सफल आदमी के गुण देखता है। बर्नार्ड और उसके चचेरे भाई घर की कुछ मामूली मरम्मत कर रहे हैं जब अचानक एक किराएदार उसे देखता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह तुरंत आदमी को डांटना शुरू कर देती है, पर बातचीत के दौरान बर्नार्ड मानता है कि उसने घर खरीदा है। उसके चचेरे भाई का दोस्त मैट उनके साथ जुड़ता है। तीनों ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी, लेकिन कुछ घंटों बाद पुलिस आ गई और कहा कि एक बूढ़ी औरत ने उन्हें बुलाया क्योंकि एक काले आदमी ने इमारत के मालिक होने का नाटक किया है। बर्नार्ड यह घोषणा करता है कि वह वास्तव में मालिक है, जिससे पुलिस उसका मजाक उड़ाती है। फिर वह उन्हें मालिकाना हक के दस्तावेज की एक प्रति दिखाता है और पुलिस यह कहे बिना चली जाती है। शाम को बर्नार्ड एक अपार्टमेंट में रहने चला जाता है, जिससे उस बुजुर्ग महिला में जंगली किस्म का आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। वह अश्वेत लोगों के पड़ोस को सहन करने का इरादा नहीं रखती, इसलिए अगले दिन वह अपना अपार्टमेंट छोड़ देती है। लेकिन अपार्टमेंट लंबे समय तक खाली नहीं रहता क्योंकि थोड़े समय में एक समृद्ध अश्वेत महिला वहां रहने चली जाती है। बर्नार्ड आयरिश व्यक्ति को बाकी का पैसा देता है। वे आदमी बर्नार्ड को साझेदारी की पेशकश करता है। वे अपनी बैंक में साख का उपयोग करके मकान खरीदने और लाभ को आधा आधा बांटने का प्रस्ताव रखता है। वह आयरिश है, इसीलिए अमेरिकी उसके साथ सौदा करने में संकोच करते हैं। वह बर्नार्ड को फोन पर बातचीत करने का सुझाव देता है क्योंकि उसकी बोलने की क्षमता अच्छी है और वह सौदेबाजी में उत्कृष्ट है और सबसे महत्वपूर्ण रूप से गणनाओं में अच्छा है। लेकिन जब भी सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी चेहरे की जरूरत होती है तो यह आयरिश व्यक्ति होगा। समय के साथ उन्होंने पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में घर खरीद ली और कारोबार बढ़ने लगा। बर्नार्ड अपनी पत्नी के लिए एक अच्छा सा घर खरीदता है। सभी घरों में सफलतापूर्वक सॉल्वेंट लोग बस जाते हैं और बर्नार्ड का कारोबार फलने फूलने लगता है, लेकिन चढ़ाव अक्सर गिरावट के साथ आते हैं। बर्नार्ड के साथी की मृत्यु ने उस ढलान की शुरुआत की। आयरिश व्यक्ति की मौत के बाद उसकी पत्नी बर्नार्ड की हिस्सेदारी खरीदने को तैयार है क्योंकि वह एक काले आदमी के साथ कारोबार नहीं चलाने वाली। वह बाजार मूल्य से 4 गुना कम रकम की पेशकश करती है। बर्नार्ड कहता है कि उसके पास घरों का 50% हिस्सा है, लेकिन चूंकि उनके बीच का समझौता केवल
मौखिक था, महिला उसे कुछ भी नहीं दे सकती है। तो बर्नार्ड के पास दो विकल्प हैं, जो वह देती है उसे ले ले या फिर प्रयास करें बेचने का। मुकदमा दर्ज करने की कोशिश करें और संभवतः कुछ भी न पाएं। उनके बीच की व्यवस्था का गवाह खोजने के प्रयास में वह बैंक प्रबंधक के पास जाता है, जो उसे देखने से इनकार कर देता है क्योंकि वह पहले से ही आयरिश व्यक्ति की पत्नी के साथ काम कर रहा है। बर्नार्ड को एहसास होता है कि उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा और वह बाहर निकलने के लिए बढ़ता है। दरवाजे पर वह एक संकेत देखता है जिसमें उन कंपनियों का उल्लेख है जो इस इमारत में कार्यालय किराए पर लेती हैं। उनमें ज्यादातर बैंक हैं। उसके दिमाग में एक साहसी और लगभग अवास्तविक विचार आता है कि वह पूरी इमारत खरीद ले ताकि यहाँ कोई भी उसकी उपेक्षा न कर सके। अपने आहत अहंकार से प्रेरित होकर वह अपने पूर्वाग्रहों और व्यक्तिगत सिद्धांतों को छोड़ देता है और जो मॉरिस की ओर रुख करता है। बर्नार्ड जो को इमारत को संयुक्त रूप से खरीदने की पेशकश करता है क्योंकि जो के पास काले पड़ोस में कई वाणिज्यिक इमारतें हैं और वह वाणिज्यिक रियल एस्टेट बाजार को समझता है, लेकिन चालाक व्यवसायी सफेद क्षेत्र में नहीं जाना चाहता। हालांकि बर्नार्ड उसे इस वाक्यांश से मना लेता है कि बैंक उन लोगों को लोन देने से मना नहीं करेंगे जो उनकी बिल्डिंग में बैठे हैं। इसके अलावा बैंकों के पास रियल एस्टेट की जानकारी होती है जो उन्हें नए निवेश के लिए वस्तुएं खोजने और उनका मूल्यांकन करने में मदद करेगी। जो को यह विचार यकीनन पसंद आएगा। बेशक कोई भी बिल्डिंग काले लोगों को बेचना नहीं चाहेगा। इसके अलावा वे तो उनसे बात भी नहीं करेंगे, इसलिए वे मैट को अपना प्रतिनिधि बनने का प्रस्ताव देते हैं। उस लड़के को प्रस्ताव से डर लगता है और वह कहता है कि वह इस भूमिका को सही से नहीं निभा पाएगा। खुद जो इस भोले को देखकर नहीं मानता कि यह लड़का मदद कर सकता है, लेकिन बर्नार्ड को पक्का यकीन है कि इसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। मैट कैफे में बैठा सोच रहा है। एक वेट्रेस उसे पहचानती है। लड़की इस बात में दिलचस्पी ले रही है कि वह किस सोच में डूबा हुआ है और बातचीत के दौरान मैट कहता है कि उसे रियल एस्टेट बिजनेस में पार्टनरशिप की पेशकश की गई थी। विनम्र फैक्ट्री कार्यकर्ता ने गर्व महसूस किया जब उसने लड़की से यह बताया और उसने भी उससे सम्मानपूर्वक बात करनी शुरू कर दी। इसने अंतिम निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह उत्साह से भरा हुआ है और खुश होकर मामले से सहमत है। व्यापारी लड़के को अमीर जीवन की सभी बारीकियां सिखाना शुरू कर देते हैं, जो उसे गोल्फ खेलना और अमीर लोगों से बातचीत करना सिखाता है। बर्नार्ड उसे समझाने की कोशिश करता है कि रियल एस्टेट मूल्यांकन के लिए गुणक और सूत्र कैसे काम करते हैं। लड़के की खाली नजरें देखकर बर्नार्ड समझ जाता है कि उसे सबसे बुनियादी चीजों से प्रशिक्षण शुरू करना होगा। शुरुआत में लड़के को सफलता नहीं मिलती, जो को निराशा होती है और उसे महसूस होता है कि एक महीने में वह उनके हितों का एक योग्य प्रतिनिधि नहीं बन पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे युवा व्यक्ति अपनी असाधारण स्मरण शक्ति के कारण सीखने की अद्भुत क्षमता दिखाना शुरू कर देता है। एक महीने के बाद वह आसानी से जटिल गणितीय गणनाएं कर लेता है, बिना गोल्फ के खेल से हटे, जो उसे शहर के एक प्रमुख गोल्फ क्लब में एक खेल का आयोजन करते हैं, जहां वह कथित रूप से उसी इमारत के मालिक से संयोगवश मिलता है, जिसका नाम चार्ल्स रेनॉल्ट है। खेल के बाद बर्नार्ड उसे रेनॉल्ट के साथ एक व्यापार बैठक के लिए तैयार करना शुरू करता है। वह उसे सभी मोलभाव के विकल्प समझाता है, सभी संभावित राशियां और पेशकशें बताता है। वह इतनी जटिल गणनाएं नहीं कर पाता है, इसलिए वह बस सभी संयोजनों को दिल से याद कर लेता है अपनी उत्कृष्ट स्मरण शक्ति के कारण। मालिक के साथ बैठक के दौरान मैट इमारत की सभी वित्तीय संभावनाओं की उत्कृष्ट जानकारी प्रदर्शित करता है। वो अपने गणनाओं से रेनॉल्ट को चकित कर देता है, अपनी गणितीय कौशल से उसे हैरान कर देता है। यहाँ तक कि उसका लेखाकार भी गिनती की मशीन के साथ इस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता, खासकर जब आप खाली जगहों को शामिल करते हैं। आखिरकार वह व्यापारी को एक कोने में धकेल देता है, जिससे वह कीमत को $2.5 मिलियन से $1.5 मिलियन तक कम करने में कामयाब हो जाता है, जो वाकई अचल संपत्ति के बाजार में बहुत ऊंचाई पर है। उनके पास 177 इमारतें हैं, जिनमें से कुछ में 100 से अधिक अपार्टमेंट हैं। व्हाइटहेड में अचल संपत्ति की विशाल मात्रा। केवल क्षेत्रों ने उन्हें लॉस एंजल्स में आवासीय अलगाव के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण बना दिया है। उन्होंने अपने भवन में देश के उपराष्ट्रपति का भी व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया है और मैट ने उसकी आकर्षक वेट्रेस से शादी कर ली। 1963 में बर्नार्ड पहले से ही एक सफल व्यवसायी है और वह टेक्सास के अपने छोटे से शहर में अपने पिता से मिलने आता है। उस समय टेक्सास सबसे कट्टर राज्य था और यहाँ काले लोगों के प्रति दृष्टिकोण अपरिवर्तित था। पिता मानते हैं कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। बर्नार्ड कहते हैं कि कैलिफोर्निया में अश्वेत लोगों के लिए रहना आसान है। अगले दिन वह अपने बेटे के साथ महंगे सूट में अपने शहर में टहलने जाता है। बेटा हैरान होता है कि लोग उन्हें ऐसे क्यों घूरते हैं। आदमी समझाता है कि यह जगह कैलिफोर्निया से बिल्कुल अलग है। वे मेनलैंड बैंक के पास पहुंचते हैं, जहां बर्नार्ड जूतों की पॉलिश करता था और अनमोल ज्ञान प्राप्त करता था। वह स्थानीय जूता पॉलिश लड़के से पूछता है, पॉलिश कराने के कितने पैसे लोगे? लेकिन लड़के ने जवाब दिया, यहाँ केवल गोरे लोगों के जूते पॉलिश करता हूँ सर। ये फिर से क्रांतिकारी उद्यमी को प्रेरित करता है। शाम को वह अपनी पत्नी से कबूल करता है कि वह बैंक खरीदना चाहता है ताकि टेक्सास में काले लोगों को एक अच्छा जीवन जीने का मौका मिल सके। आखिरकार टेक्सास के सभी बैंकों ने काले लोगों के लिए अवास्तविक क्रेडिट शर्तें बनाई हैं, जिनमें उनकी ब्याज दरें बहुत अधिक हैं ताकि वे कर्ज न ले सकें और इस प्रकार उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो। उसकी पत्नी समझ जाती है कि अगर बर्नार्ड कुछ करने वाला है तो वह पता लगा लेगा। लॉस एंजल्स पहुंचने पर बर्नार्ड जो को इस उद्यम में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहता है कि यह पहले से ही व्यापार करने के बजाय काले लोगों के लिए परोपकार की तरह लग रहा है। साथ ही टेक्सास के नियमों के तहत वे मैट को नियंत्रित करने के लिए अपने बैंक में प्रवेश भी नहीं कर सकते। आखिरकार अश्वेतों को बैंक में केवल मदद करने वाले के रूप में प्रवेश की अनुमति है, लेकिन बर्नार्ड अपनी योजना पर बिना किसी मदद के भी चलता रहेगा, जो इस पागल सौदे पर सहमत हो जाता है। वे मैट को बैंक मालिक रॉबर्ट फ्लेचर से मिलने ले जाते हैं, जो एक ड्राइवर के रूप में मैट के साथ जाता है। बैंक का मालिक अपने व्यवसाय को एक तय रकम के लिए बेचने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त पर। उसका बेटा रॉबर्ट फ्लैरेंस जूनियर बैंक में एक क्रेडिट विशेषज्ञ के रूप में रहना चाहिए और मालिक 20% शेयर अपने पास रखता है। हर कोई इस सौदे के लिए तैयार है, लेकिन मालिक की नाराज संतान असुविधाजनक सवाल पूछती है। मेरे वित्तीय साथी लॉस एंजल्स में हैं, क्योंकि वे इतने अमीर हैं कि उन्हें इसकी परवाह नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। बावजूद इसके सौदा अच्छी तरह होता है और
त्रिमूर्ति बैंक का सफलतापूर्वक अधिग्रहण कर लेती है। बर्नार्ड तुरंत काले उपदेशकों के पास जाता है और उन्हें सूचित करता है कि उसने और उसके साथियों ने मुख्य भूमि के बैंक को काले लोगों को आरण देने की नीति बदलने के लिए खरीदा है। उसे अपनी मंडलियों में जिम्मेदार संभावित उद्धारकर्ताओं की पहचान करने में उनकी मदद चाहिए। साथ ही सभी को गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। बर्नार्ड काले लोगों को दर्जनों व्यापार और घर के आरण देता है, लेकिन फ्लोरेंस जूनियर, जो अपने पिता से निदेशक की कुर्सी विरासत में लेना चाहता था, नए कर्जों के लिए मैट को परेशान कर रहा है। वह जानना चाहता है कि मैट किस आधार और सिद्धांत पर इन लोगों को कर्ज दे रहा है। फिर फ्लोरेंस जूनियर अपने निदेशक की जासूसी करने लगता है। वह पाता है कि नए कर्ज काले लोगों को दिए जा रहे थे और देखता है कि मैट चुपके से बर्नार्ड से मिलता है और उसे अपने काम की प्रगति बताता है। शाम को मैट को उसकी पत्नी ताने देती है। वह खुश नहीं है कि वे इस जगह पर आ गए हैं और वह यह भी जानती है कि मैट ने उसे जो बताया था कि वह बैंक का मालिक होगा, वह सिर्फ काले भागीदारों का प्रतिनिधि है। वह वादा करता है कि अगला बैंक जो वे खरीदेंगे वह पूरी तरह से उसके नियंत्रण में होगा। उन्हें बस थोड़ा इंतजार करना होगा। अगले दिन फ्लोरेंस बिजनेसमैन की मीटिंग की जगह का पता लगाता है। वह बर्नार्ड के घर में घुस जाता है और धमकी देता है कि वह निवासियों को बताएगा कि बैंक का असली मालिक कौन है और आरण किसे दिए जा रहे हैं। सारे अश्वेत लोगों के आरण उस बैंक में हैं। उन्होंने पहले ही एक बैंक खोज लिया है और सभी सौदों पर विचार कर लिया है। वह आदमी पुरुषों को समझाता है कि यह एक अच्छा समाधान है, लेकिन सतर्क बर्नार्ड को ऐसा हंगामा पसंद नहीं है। उसे एहसास होता है कि वे एक और बैंक का प्रबंधन नहीं कर पाएंगे। अंत में मैट दबाव के माध्यम से नए बैंक का प्रबंधन हासिल कर लेता है। बर्नार्ड का जीवन साथी नए बैंक में मैट का ख्याल रखने के लिए एक सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता है। बर्नार्ड और एड्रियन मिलकर उन लोन की सूची बनाते हैं जिन्हें नए बैंक में फिर से साइन करवाने की जरूरत है और मैट को साइन करने से पहले सभी लोन को ध्यान से चेक करने और सही समय का इंतजार करने का निर्देश देते हैं। हालांकि मैट, जो अपनी क्षमताओं और शक्तियों पर विश्वास करता था, उनकी योजना से हटने का निर्णय लेता है। वह फ्लोरेंस के सलाह पर एक वकील को नियुक्त करता है जो सबसे अधिक संभावना है कि बैंक के बारे में कंप्ट्रोलर ऑफ करेंसी को जानकारी दी थी। अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के दौरान मैट गंभीर चेहरे के साथ आरण समझौतों की सूची को बिना सही से पढ़े ही तेजी से देखता है। उसे चिंता है कि कहीं बैंक प्रबंधन में गड़बड़ी न हो जाए, इसीलिए वह अपनी पत्नी के साथ ये विचार साझा करता है। फ्लोरेंस उसे फोन करती है और बताती है कि सफेद ग्राहक मेनलैंड बैंक आ रहे हैं और अपना सारा पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि किसी ने उन्हें बताया कि बैंक काले लोगों को आरण देता है। इसके अलावा मुद्रा नियंत्रक का परीक्षक गुमनाम टिप्पर नए बैंक का निरीक्षण शुरू कर रहा है। बर्नार्ड सफाई कर्मचारी की यूनिफॉर्म में परीक्षक को समझाने में मैट की मदद करने की कोशिश करता है कि उनके बैंक में लेन देन कैसे होते हैं, लेकिन इससे ज्यादा फायदा नहीं होता क्योंकि परीक्षक को ऐसे आरण मिलते हैं जो इतने छोटे बैंक के पास नहीं हो सकते। मैट अपने सहयोगियों से संकेत पाने के लिए बाथरूम में जाता है। बर्नार्ड समझ नहीं पाता कि ये आरण इस बैंक में कैसे आए। तुमने ठीक किससे कहा था कि ये वकील मिले? फ्लोरेंस। वे अच्छी तरह समझते हैं कि फ्लोरेंस ने जानबूझकर ऐसा किया और हैरान हैं कि मैट को खुद ये बात समझ नहीं आई। चेक के बाद साझेदार या छोटे बैंक को बेचने का फैसला करते हैं ताकि मुख्य भूमि बैंक को बचाया जा सके, लेकिन मैट बैंक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जहां वह आखिरकार पूरे प्रोसेस का प्रभारी है। मैट लगातार गड़बड़ी कर रहा है। बर्नार्ड के साथ मिलकर वे मुख्य भूमि पर मैट को रोकने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे मैट को बताते हैं कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, तभी मुद्रा के उप नियंत्रक बैंक में घुसते हैं और घोषणा करते हैं कि उनके बैंकिंग लाइसेंस को संदेहास्पद लेन देन के लिए रद्द कर दिया गया है और बैंक को FDIC रिसीवरशिप में रखा जा रहा है। बैंक के बाहर निकलते ही उन्हें FBI द्वारा पकड़ा और गिरफ्तार कर लिया जाता है, बिना बर्नार्ड के विरोध के वॉशिंगटन में नहीं। सीनेट में एक सार्वजनिक सुनवाई से पहले एक वकील कहता है कि वे अपने मामले का उपयोग बैंकिंग से संबंधित कानूनों में बदलाव के लिए करना चाहते हैं। हमें इन कानूनों को बदलने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में, वे बर्नार्ड का उपयोग बैंकिंग पर नियंत्रण कड़ा करने के लिए करना चाहते हैं। स्वयं सीनेटर मैट से बात करता है और कहता है कि उसे अपने भागीदारों पर आरोप लगाना होगा ताकि वह 50 साल के लिए जेल न जाए। मैट ऐसा करता है। पहली सुनवाई में वह स्वीकार करता है कि उसे हेरफेर किया गया था और उसके पार्टनर धागे खींच रहे थे और ये सभी सौदे बर्नार्ड के दबाव में उसके द्वारा किए गए थे। अगले में सीनेटर बर्नार्ड से बात करते हैं और उसे कबूल करने को कहते हैं कि उसने जानबूझकर कानून में एक खामी का फायदा उठाकर अवैध रूप से खुद को संपन्न किया। फिर कांग्रेस कानूनों को गोरे लोगों के पक्ष में बदल देगी और बर्नार्ड आजाद हो जाएगा। लेकिन अगर वह अपना मामला अदालत में ले जाता है और नस्लीय भेदभाव के बारे में बकवास करता है तो उसे जेल की सजा हो सकती है। सुनवाई का दूसरा दिन आ गया है। बर्नार्ड अपने चौकीदार की वर्दी निकालता है और घोषणा करता है कि यह काले लोगों के लिए एकमात्र तरीका है जिससे वे टेक्सास में बैंक में प्रवेश कर सकते हैं, भले ही संविधान कहता है कि सभी नागरिक समान हैं। सीनेटर बर्नार्ड के भाषण में बाधा डालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी नस्लीय भेदभाव के बारे में शानदार भाषण देता है। बेशक इस तरह के भाषण से सीनेट संतुष्ट नहीं होती है और इस सुनवाई के बाद संघीय सरकार उनकी संपत्तियों को जब्त कर लेती है। टेक्सास में एक सर्वश्वेत जूरी उन्हें बैंक निधियों के दुरुपयोग का दोषी ठहराती है और 3 साल की संघीय जेल की सजा सुनाती है। दूसरी तरफ मैट स्वतंत्र ही रहता है। फ्लोरेंस FDIC द्वारा आयोजित एक बिक्री में मेनलैंड बैंक को खरीदती है, जो कि बर्नार्ड और जो ने फ्लोरेंस के पिता को दिए गए कीमत का एक अंश है। सीनेट के सामने उनकी गवाही के 3 साल बाद कांग्रेस ने फेयर हाउसिंग एक्ट पारित किया, जिसने नस्ल, धर्म या लिंग के आधार पर संपत्ति बेचने या किराए पर देने से मना करना अवैध बना दिया। 3 साल बाद बर्नार्ड को जेल से रिहा किया जाता है, जहां जो और उसकी पत्नी उससे मिलते हैं। पुरुष इस बात से बहुत खुश होते हैं कि वे आसानी से छुटकारा पा गए, लेकिन बर्नार्ड की पत्नी नहीं समझ पाती कि वे इतने खुश क्यों हैं, क्योंकि अब वे दिवालिया हो गए हैं। और फिर बर्नार्ड मानता है कि पहली सुनवाई से पहले मैट ने उसे कॉल किया था और स्वीकार किया कि सीनेटर ने उस पर दबाव डाला और उसे बर्नार्ड के खिलाफ गवाही देनी पड़ी। फिर बर्नार्ड ने उससे एक एहसान मांगा, कुछ संपत्तियों को बेचकर उसे और
जो को बहामास में 2 हवेलियां खरीदने के लिए। मैट ने इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। दोस्त अपनी शानदार हवेलियों में बहामास चले जाते हैं। ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आई और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।